पौधों में जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पहले आपको बताया गया है। जल के अभाव में पौधे बीजों का अंकुरण नहीं हो सकता, उनका वृद्धि और विकास ठीक प्रकार से संभव नहीं है। तो ये पौधे जो अपना जल प्राप्त करते हैं, तो ये भूमि में जल कई प्रकार से रहता है। तो मुख्यतः आप सामने देख सकते हैं, भूमि में जल मूल रूप से 4 प्रकार से पाया जाता है। ये आपको फिगर देखने से ये पता चल जाएगा। तो इन जलों को, ये जल कौन कौन है और कौन सा जल इसमें से महत्वपूर्ण है, जो पौधों के लिए आवश्यक है। इसमें पहला है आर्द्रता ग्राही जल। ये नीचे देख सकते हैं, ये 10,000 वायुमंडलीय दाब पर यह जल होता है, और यह मिट्टी में अत्यधिक नमी की कमी हो जाने पर भी, मिट्टी में नमी समाप्त हो जाए उसके बाद भी यह मृदा कणों से एक फिल्म के रूप में चिपका रहता है। खुले हुए पृष्ठ पर जल की महीन परत एक लगी रहती है। इसको हम आर्द्रता ग्राही जल कहते हैं। यह जल मृदा गठन तथा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा से संबंधित होता है, और अधिकतर वाष्प के रूप में गतिशील रहता है। यह जल मृदा कोलाइट के द्वारा प्रायः धारण किया जाता है, द्रव रूप में यह नहीं होता है, इसलिए यह जैविक रूप में अक्रियाशील होता है। आर्द्रता ग्राही जल मृदा कणों से 31 से 10,000 वायुमंडलीय दाब पर जुड़ा रहता है, जो आपको देख सकते हैं। ये मृदा कण है, ये मृदा कण है, और मृदा कणों की ऊपरी परत, इसको मृदा कण समझिए। इन मृदा कणों के अंदर वाला गोला ये मृदा कण है। इन मृदा कणों के बाहर ये है, इसी के ऊपर एक फिल्म के रूप में चिपका रहता है, और यह जल आसंजन बल के द्वारा मृदा कणों के साथ चिपका रहता है। आसंजन बल और ससंजन बल, 2 बलों को आपने पढ़ा होगा। तो जो आसंजन बल होता है वह एक दूसरे के विपरीत, आसंजन दाब जो होता है वो एक दूसरे के विपरीत गुणों वाले, जैसे मिट्टी एक अलग प्रकार का गुण रखता है और जल अलग प्रकार का गुण रखता है। तो मिट्टी पर जल का चिपकना यह आसंजन बल के कारण होता है। जैसे आप अपना अंगुली मान लीजिए पानी में डालते हैं, तो अंगुली के ऊपर जो पहली फिल्म बनती है पानी की, जो पहली लेयर है, वह अंगुली से और पानी का जो आपसी संपर्क है या खिंचाव है, जिसके कारण वह अंगुलियों को भिगोता है या उसके ऊपर फिल्म के रूप में चिपका रहता है, वो आसंजन बल के कारण होता है। उसके ऊपर अनेक लेयर बनती चली जाती है, वो आसंजन बल के कारण होता है। अब इसके ऊपर ये आर्द्रता ग्राही जल है, इसके ऊपर की जो फिल्म है ए, और इसके ऊपर ए, इसके ऊपर जो जल है वो है केशिका जल या कोशी जल इसको कहते हैं। यह मृदा रंध्रावकाशों के अंदर जो मिट्टी के कणों का आपसी खिंचाव होता है, उस खिंचाव के कारण यह मृदा कणों से चिपका रहता है। और गुरुत्वाकर्षण, इसको ऐसे कह सकते हैं कि मृदा कणों के आपसी खिंचाव के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जो जल मृदा के रंध्रावकाशों में टिका रहता है, इस जल को हम केशिकीय जल या कोशीय जल, इस प्रकार इसको परिभाषित करते हैं। यह जल सूक्ष्म कोशीय रंध्रों और कोशिका विहीन रंध्रों की सतहों पर जल परत के रूप में ससंजन बल से जुड़ा रहता है। आपने जाना ये पहला जो है आर्द्रता ग्राही जल, ये आसंजन बल के कारण जुड़ा है। तो यहाँ जल की फिल्म है
और यहाँ भी जल है। इसके ऊपर जो जल जुड़ा वह ससंजन बल के कारण जुड़ा, क्योंकि जल की सतह से जल की सतह जुड़ रही है। क्योंकि एक ही समान के पदार्थ हैं, तो इनके बीच का जो आपस का जुड़ाव है वो ससंजन बल के कारण है। इसको हम केसीय जल कहते हैं। यह जो जल है यह 1/3 से 31 वायुमंडलीय दाब, यानी 1/3 और 31 वायुमंडलीय दाब के बीच का जो दाब है, इसी के ऊपर यह मृदा कणों के बीच उपस्थित रहता है। यह जल मृदा घोल की तरह कार्य करता है और इसकी गति मोटे फिल्म से पतले फिल्म की ओर फिल्म प्रतिस्थापना में होती है और मृदा गठन और कार्बनिक पदार्थ से संबंधित होता है। पौधे के लिए यह सर्वथा ही अत्यंत उपयोगी जल होता है। इसके अलावा जो तीसरा जल है वो है गुरुत्वीय जल। यह देख रहे हैं, ये सबसे ऊपर की फिल्म आपको बनाई गई है, एक डेटा है, इसको समझ सकते हैं। तो ये गुरुत्वीय जल जो है वह 0.3 वायुमंडलीय दाब से ऋणात्मक वायुमंडलीय दाब पर, यानी नीचे की तरफ जो जल धारित होता है मृदा के अंदर, इसको हम गुरुत्वीय जल कहते हैं। आप ऐसे समझिए, जब बहुत अधिक वर्षा होती है तो केसीय बल के कारण जब मृदा रंध्रावकाशों में जल नहीं रुक पाता, उस पर प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है और वह मृदा कणों के बीच से होता हुआ मृदा की आंतरिक सतहों में पहुंच जाता है। इस जल को हम गुरुत्वीय जल कहते हैं। मृदा कण इसे धारण करने में असमर्थ होते हैं, इससे स्वतंत्र जल भी कहते हैं। इसे आसानी से निष्कासित किया जा सकता है, इसलिए इसे निकास जल भी कहते हैं। यह प्रायः बृहद रंध्रों में उपस्थित होता है और अवांछनीय होता है, जो पोषक तत्वों का निक्षालन भी करता है। अर्थात इसके अंदर पोषक तत्व घुल करके मृदा के ऊपरी सतहों से मृदा की आंतरिक सतहों में पहुंच जाते हैं। यानी आप इस बात से समझ सकते हैं कि यह जो गुरुत्वीय जल है यह पौधों के किसी काम का नहीं है, यानी पौधे इसको अपने जड़ों द्वारा अवशोषित नहीं कर सकते। और दूसरी हानि यह होती है कि यह जल अपने साथ मृदा की ऊपरी सतह में उपस्थित पोषक तत्वों को भी अपने में घुला करके और मृदा के आंतरिक सतहों में लेके चला जाता है। यानी एक तो जल यह बचता नहीं और दूसरा नुकसान यह होता है कि अपने साथ मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों को घुला करके अंदर लेकर के चला जाता है। चौथा जल है रवों का जल। यह 10,000 से अधिक वायुमंडलीय दाब पर रहता है। यह बिल्कुल अंदर की परत होती है, इसको देख सकते हैं। यह जो जल है यह जल मृदा कणों से 10,000 से अधिक वायुमंडलीय दाब से जुड़ा रहता है। इसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है और यह पौधों के लिए सर्वथा ही अनुपयोगी होता है। पौधे इसको मृदा से अलग नहीं कर सकते। इस चार्ट से हमने जाना कि मृदा में 4 प्रकार के जल पाए जाते हैं। उस 4 प्रकार में हमको हमारे लिए, यानी कृषक के लिए, किसान के लिए, कृषि कार्य के लिए जो उपयोगी जल है वह केशिका जल है। केशिका तो मृदा जल के जानने के बाद हम आते हैं अगले पॉइंट, फसलों की जलमांग। फसलों की जलमांग क्या है या फसल की जलमांग किसे कहते हैं? तो फसलों की जलमांग कई कारकों पर निर्भर करती है। जैसे फसलों की उचित वृद्धि और विकास के लिए उनके परिपक्व होने तक जितने पानी की आवश्यकता होती है उसे उस फसल की या पौधे की जलमांग कहते हैं। अर्थात फसल की बुआई से कटाई तक जितने गहरे जल की आवश्यकता होती है उसे हम जलमांग कहते हैं। पौधों में जड़ों के भार को छोड़ते हुए इकाई शुष्क भार पैदा करने के लिए
जितने जल की आवश्यकता होती है उसे हम उस फसल की जल मांग कहते हैं। जल मांग में वह सारी चीजें इंक्लूड हैं जो फसल पैदा करने में लगते हैं। जैसे पौधा वाष्पोत्सर्जन करता है, पौधे के खुली पत्तियों द्वारा, खुले भागों द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन होता है, यह भी उसी में आता है। दूसरा वाष्पीकरण, मृदा की ऊपरी सतह से जल का वाष्पीकरण होता है। साथ ही साथ पादप की जो चयापचय क्रियाएं होती हैं, जो मेटाबॉलिक क्रिया होती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण है या वाष्पोत्सर्जन या अन्य जो क्रियाएं होती हैं, उसमें जो जल लगता है वह जल। धन अन्य विशिष्ट क्रियाओं में प्रयुक्त जल। इसके अलावा अन्य क्रियाएं जो होती हैं पौधों के अंदर, धन जल प्रयोग के समय अन्य हानियां। जब हम जल प्रयोग करते हैं यानी स्रोत से, जहां सिंचाई का स्रोत जहां से है वहां से जल लेकर के हम अपने प्लाट तक या खेत तक आते हैं, तो आने में जो जल व्यय होता है वह हानि, यह संपूर्ण हानि मिला करके किसी फसल की जल मांग निर्धारित करती है। जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक, जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक, तो फसलों की जल मांग पर्यावरणीय, भूमि उर्वरता, पौधों के गुण और कर्षण क्रियाओं, इन सबके कारक इस पे प्रभाव डालते हैं और इससे ये प्रभावित करती है। एक एक पॉइंट को हम देखेंगे। पहला है पर्यावरणीय कारण। इसमें वायुमंडल की आर्द्रता, जलमांग को प्रभावित करने वाले जो पर्यावरणीय कारक हैं उसमें पहला क्या है? पहला है वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडलीय आर्द्रता, यह जो वायुमंडलीय आर्द्रता है यह पौधों की जल मांग को प्रभावित करता है। जैसे आप देखते हैं वर्षा के मौसम में वायु में आर्द्रता अधिक रहती है, जाड़े के मौसम में उससे कम रहती है, लेकिन ग्रीष्म काल में जायद की फसल जब लेते हैं उस समय वायु में आर्द्रता का पूर्णतः अभाव होता है। तो आर्द्रता का और जल की मांग का बिल्कुल सीधा संबंध होता है। अगर वायु में आर्द्रता अधिक है तो जल मांग कम होगी, वायु में आर्द्रता, वायुमंडल में आर्द्रता कम है तो पौधों की जल मांग बढ़ेगी, यानी उस परिस्थिति में सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है वायु का वेग। बी, वायु का वेग। वायु का वेग भी पौधों की जल मांग को प्रभावित करता है। तो पौधों की जो जल मांग है वो वायु वेग दो प्रकार से प्रभावित करता है। एक तो अगर बहुत तेज वायु चल रही है तो पौधों के पास की जो नम हवा होती है वो उसको उड़ा करके दूर लेके जाती है और उसका स्थान गर्म हवा ले लेती है, और पौधों से जो वाष्प निकलता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वह उसको अपने ताप को नियंत्रित करने के लिए पौधा और जल छोड़ता है अपने अंदर से, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया उसकी तेज हो जाती है। इस प्रकार अगर वायु तेज है तो इस अवस्था में पौधों की जल मांग बढ़ जाती है। शुष्क है, वायु शुष्क है और वायु तेज है, यानी उसमें आर्द्रता नहीं है, वायु तीव्र है, तो पौधों की जल मांग बढ़ जाएगी। जैसे जैसे वायु का वेग कम होगा पौधों का की जल मांग भी कम होता जाएगा। दूसरा है इसके नीचे सौर विकिरण। सौर जल मांग को प्रभावित करने वाला जो तीसरा कारक यानी सी है वह है सौर विकिरण।
आप ऐसे समझ सकते हैं, जब सूर्य का प्रकाश तीव्र होता है, अधिक प्रकाश होगा, तो इस अवस्था में सौर विकिरण अधिक होगा, तो पौधों के बाह्य भाग से जलों का वाष्पोत्सर्जन की मात्रा में जल अधिक मात्रा में बाहर निकलेगा। तो सौर विकिरण बढ़ने की अवस्था में पौधों की जल मांग बढ़ जाती है, सौर विकिरण कम होने की अवस्था में पौधों की जल मांग कम हो जाती है। जैसे हम अक्सर देखते हैं, वर्षा काल में जब धूप तेज होती है उसमें जल मांग बढ़ जाएगी, और जब धूप कम होती है तो जल मांग कम हो जाती है। लेकिन जाड़े के मौसम में यानी शरद ऋतु में पौधों की जल मांग कम होती है। ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है तो उसमें चूंकि सौर विकिरण अधिक होता है, इसलिए पौधों की जल मांग बढ़ जाती है। दूसरा कारक है मृदीय कारक। हमने पहला पढ़ा पर्यावरणीय कारक, और दूसरा है मृदीय कारक। तो इसमें दूसरा कारक जो है वो है मृदीय कारक। ये मृदीय कारक भी यानी मृदा के अंदर उपस्थित मृदा की भौतिक दशा, मृदा की रासायनिक दशा, मृदा की जैविक दशाएं भी पौधों की जल मांग को, मृदा की जल मांग को प्रभावित करती हैं। तो मृदीय कारक में पौधों की जल मांग मृदा कारकों जैसे मृदा की उर्वरता, मृदा का गठन और मृदा की क्षारीयता आदि ये चीजें हैं, इससे प्रभावित करते हैं। पहला है इसमें मृदीय कारकों में ए है मृदा की किस्म। मृदीय कारकों में जो पहला कारक है जो पौधों की जल मांग को प्रभावित करता है वह है मृदा की किस्म। मृदा की किस्म पौधों की जल मांग को प्रभावित करती है। हम जानते हैं जो बलुई भूमि होती है तो बलुई भूमि की जल मांग अधिक होती है, क्योंकि उनके मृदा कणों का आपसी जो तनाव होता है, जो बल होता है केसीय बल, जिसके कारण जल उसमें रुकता है, वह उसको बहुत देर तक नहीं रोक सकता। लेकिन जो दोमट मृदा होती है या मटियार भूमि होती है, इसमें इसकी जल मांग कम होती है, इसमें जल अधिक समय तक रुका रहता है। तो जो मृदा की किस्म होती है यह भी पौधों की जल मांग को प्रभावित करती है। फलस्वरूप बलुई मृदा में फसलों की जल मांग अधिक होती है, जबकि चिकनी मृदाओं में जल मांग कम होती है। दूसरा है मृदा उर्वरता। बी जो जल मांग को प्रभावित करता है वह है मृदा उर्वरता। अब मृदा उर्वरता कैसे जल मांग को प्रभावित करता है? मृदा में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होने से उर्वरा शक्ति बढ़ती है, साथ ही मिट्टी की जलधारण क्षमता में भी वृद्धि होती है। अतः उपजाऊ मृदाओं की उपेक्षा अनुर्वर भूमियों में उगाई जाने वाली फसलों की जल मांग अधिक होती है। उर्वर भूमियों की जल मांग कम होती है, जबकि जो अनउर्वर भूमियां होती हैं उनकी जल मांग अधिक होती है। इसका तीसरा कारण है मृदा की क्षारीयता। सी मृदा की क्षारीयता, यह भी जल मांग को प्रभावित करती है। मृदा क्षारीयता यह मृदा की जल मांग को प्रभावित करती है। हम जानते हैं क्षारीय मृदाओं के मृदा कण उपोष्णिक पिंड होते हैं और मृदा की जल धारण क्षमता कम होती है। साथ ही मृदा सतह पर पानी भरे रहने पर भी जल क्षेत्र बिल्कुल शुष्क रहता है
और ऐसी मृदाओं में फसलों की जल मांग सामान्य मृदाओं की अपेक्षा अधिक रहती है। तीसरा है फसलों की किस्म। फसलों की किस्म भी मृदा की जल मांग को प्रभावित करती है। तीसरा, फसलों की किस्म फसलों की किस्म भी पौधों की जल मांग को प्रभावित करती है। फसलों की प्रकृति व प्रकार भी जल मांग को प्रभावित करती है। जैसे दलहनी फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है, वहीं केला, गन्ना, धान इत्यादि की जो फसल होती है उसमें फसलों की जल मांग अधिक होती है। तो इसमें जो पहला है वो है फसल। जैसे गन्ना, केला, धान आदि की जो फसलें हैं वह क्या करते हैं, उनको ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। दलहनी फसलों जैसे चना, मटर, मसूर, इनकी जल मांग जो रहती है वो कम रहती है। दूसरा है फसल की जड़ का फैलाव कैसा है, किस प्रकार। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनकी जड़ों का फैलाव क्षेत्र मृदा में कम होता है। कुछ फसलों की जड़ों का मृदा में फैलाव क्षेत्र अधिक रहता है। तो जड़ों का विकास तीव्रता से वह अधिक दूर तक होता है तो जल मांग कम होती है। लेकिन जब जड़ों का विकास सीमित होता है तो ऐसी अवस्था में जल मांग बढ़ जाती है। पत्तियों का आकार। तीसरा है पत्तियों का आकार। अधिक लंबी और चौड़ी जो पत्तियां होती हैं उनकी सतह से वाष्पोत्सर्जन अधिक तीव्र गति से होता है, तेजी से होता है, अधिक होता है। तो जिन फसलों की पत्तियां चौड़ी मुलायम होती हैं उनकी जल मांग अधिक होती है। लेकिन जिन फसलों की पत्तियां छोटी होती हैं, संकरी होती हैं, ऐसे फसलों की जल मांग कम होती है। फसल के पकने की अवधि। जो फसल जितनी जल्दी तैयार हो जाती है, उसमें उतना ही कम जल लगता है। फसलों के पकने की अवधि। बुआई से लेकर के और कटाई तक जिस फसल का जो फसल जितना कम समय लेती है तो उसकी जल मांग उतनी कम होती है। जो फसल अधिक समय लेती है उसकी जल मांग अधिक होती है। जैसे चना और मटर कम समय में तैयार हो जाती है, इनमें जल मांग कम है। लेकिन अरहर, गन्ना, धान लंबे समय में तैयार होने वाली फसलें हैं, इसमें जल मांग अधिक होती है। निकाई, गुड़ाई और कर्षण क्रियाएं ये भी जल मांग को प्रभावित करते हैं। ये चौथा कारक है। निकाई गुड़ाई करने से खरपतवार निकल जाते हैं और खरपतवारों के निकलने के कारण फसल की जल मांग कम हो जाती है। चौथा है निकाई गुड़ाई। निकाई गुड़ाई करने से फसलों की जल मांग कम हो जाती है। क्यों कि जो खरपतवार मृदा से जल का अवशोषण करते हैं वो बंद हो जाता है। हम जानते हैं कि फसलों के साथ ये पोषक तत्वों के लिए, जल के लिए, सूर्य के प्रकाश के लिए ये जो खरपतवार हैं प्रतिस्पर्धा करते हैं। जब निकाई गुड़ाई करके हम जलों को, खरपतवार को बाहर निकाल देते हैं तो मृदा से जो खरपतवार जल लेता है उसमें कमी आ जाती है। ऐसी अवस्था में उसकी जल मांग फसल की कम हो जाती है। अगर उसमें खरपतवार ज्यादा है तो निश्चित ही उसकी जल मांग बढ़ जाएगी। खरपतवारों को निकाई गुड़ाई द्वारा निकाल लेंगे तो जल मांग कम हो जाएगी। इसके साथ ही साथ जब निकाई गुड़ाई करते हैं
तो मृदा की ऊपरी सतह पे निचली सतह से मृदा का ऊपरी सतह का संपर्क कट जाता है। तो जो वाष्पोत्सर्जन, केशीय क्रिया के कारण जो वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी मृदा की नीचे की जो नमी होती है वह केशीय क्रिया के द्वारा ऊपर आती है, या नमी का ऊपर आना बंद हो जाता है, क्योंकि केश नलिकाएं टूट जाती हैं। निकाई गुड़ाई करने से केश नलिकाएं टूट जाती हैं और टूटने के कारण नीचे का जल ऊपर नहीं आ पाता। तो ये जो वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा जल नष्ट होता है मृदा की ऊपरी सतह से, वह भी कम हो जाती है। और इस प्रकार निकाई गुड़ाई करने से मृदा की ऊपरी सतह पौधों की जल मांग जो है वो कम हो जाती है। सिंचाई जल को बचाने के उपाय। सिंचाई जल को नष्ट होने से कैसे बचाया जाए? सिंचाई जल को नष्ट होने से बचाने के उपाय। सिंचाई जल को नष्ट होने से बचाव के उपाय। सिंचाई जल अत्यंत कीमती होता है। कीमती होने के कारण किसान उसको बचाना चाहता है, उसको रोकना चाहता है। अधिक जल से कम जल से अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई करना चाहता है। तो इसके लिए सिंचाई जल को नष्ट होने से कैसे बचाया जाए, इसके लिए सिंचाई जल को नष्ट करने के कई कारक हैं, जैसे जल का अपवाह है, अंतःस्रवण है, अंतःस्यंदन है, रिसाव है, पानी का वाष्पीकरण है, खरपतवारों द्वारा जल की हानि है। ये सिंचाई जल को नष्ट करने वाले एक कारक हैं। जल का अपवाह तंत्र, रनऑफ, यानी तीव्र गति से जब वर्षा होती है तो वर्षा होने के कारण जल तेजी के साथ मृदा की ऊपरी सतह पे बहता है। तीव्र वर्षा होती है तो अपवाह भी तीव्र होता है। तो तेजी के साथ ये बह करके मृदा की ऊपरी सतह से नदी नालों से होता हुआ, छोटी नालियों से होता हुआ, बड़े नालों से होता हुआ नदियों तक पहुंच जाता है और मृदा के अंदर इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाता, अंदर वो संग्रहित नहीं हो पाता है। तो अपवाह के कारण मृदा जल नष्ट होता है। ऐसे ही अंतःस्रवण के कारण, सिंचाई नाली जब चलती है, सिंचाई की कच्ची नालियां होती हैं, पानी लेके खेत की तरफ जाते हैं, तो जल जो होता है वो मृदा के रंध्रावकाशों से होता हुआ नीचे की तरफ अंतःस्रवण इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, नीचे चला जाता है। तो हमारा इन अंतःस्रवण के कारण बहुत सा जल नष्ट हो जाता है। अंतःस्यंदन, वो चारों तरफ नालियों के, कच्ची नालियों के चारों तरफ मृदा में उनका जो रिसाव होता है जल का, उसके कारण भी जल नष्ट होता है। पानी का वाष्पीकरण, मृदा की ऊपरी जो जल की ऊपरी सतह होती है तो ऊपरी सतह से वाष्पीकरण होता है, जिसके द्वारा जल नष्ट होता है। साथ ही खरपतवार भी मृदा जल को नष्ट करते हैं, फसलों के हिस्से का जल वो ले लेते हैं, जिससे वो उस पे अनेक प्रकार से फसलों की हानि होती है। तो सिंचाई जल के बचाव हेतु हम कुछ तरीके अपनाते हैं। जैसे पहला क्या करते हैं, नहरों की पटरियों को मजबूत बनाने का उपाय किया जाए। यथासंभव नहरों को यदि हम पक्का बनाएं तो जो अंतःस्रवण, अंतःस्यंदन और रिसाव के द्वारा कच्चा होने से जो नष्ट होता है जल, उससे बचाव हो जाता है और जल नष्ट नहीं होता है। नहरों के किनारे वृक्ष लगाए जाएं। नहरों के किनारे वृक्ष लगाने से नहर पानी का बचाव होता है। नहरों व सिंचाई की नालियों में उचित ढाल रखने से पानी तीव्रता के साथ जाता है और अपने अंतिम छोर तक पहुंचता है। सिंचाई की नालियों के किनारे व तल पक्के बनाए जाने चाहिए। खेत समतल कर लेना चाहिए। खेतों की मेड़ें मजबूत बनाना चाहिए। ढालू खेतों में छोटी छोटी क्यारियां बनाकर सिंचाई करनी चाहिए। खेतों से खरपतवार समय समय पर निकाई गुड़ाई करके निकालते रहना चाहिए।
खेतों में यथासंभव मल्चिंग व खाद का उपयोग करना चाहिए। कटाव अवरोधी फसलों जैसे लोबिया आदि को उगाना चाहिए। ऐसे ही ढकी हुई गूलें व नालियां जिससे ह्यूम पाइप का प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे क्षेत्र में बोए गए शुष्क क्षेत्रफल की में शुद्ध वृद्धि होती है।